अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं कोड रेस चैनल। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक उन्होंने अल्फ़ाबेट दी है, ठीक है, और कहा है कि इससे कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि अल्फ़ाबेट को देखें, उसके अंदर डबल ए है और डबल बी है, तो इससे ऐसी ही स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसके अंदर डबल ए होगा और डबल बी होगा, ठीक है, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, लेकिन उसके अंदर डबल ए होगा और डबल ही बी होगा। तो इसमें भी देखिए डबल ए है, इसमें भी है डबल ए और डबल बी दोनों ही है, ठीक है, उसमें भी डबल ए डबल बी है, इसमें भी डबल ए डबल बी है, और ऑप्शन 4 में भी डबल बी फिर डबल ए फिर डबल बी फिर डबल बी, यानी कि डबल डबल है। अब इसके अंदर देखें, ये वाला क्वेश्चन जो अभी रह गया है, सबसे पहला ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। एक मिनट जी, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखें, यहाँ पे ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए नहीं आना चाहिए। अगर हम उस पर ये जो है ना उसका रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि उसके ऊपर क्लीन स्टार क्लियर लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस पर डबल ए ही आना चाहिए और डबल बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ट्रिपल ए आ रहा है और ट्रिपल बी आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं। उन्होंने भी यही पूछा था, नॉट कंटेन, ठीक है। ये वाले जो 3 ऑप्शन हैं ये इससे बन सकते हैं, जनरेट हो सकता है ऐसा स्ट्रिंग, लेकिन ऐसा स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास MCQs है। बिलो गिवन एफ ए हैज़ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो ये वाला एफ ए है, ये कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट कर सकता है, या इससे किस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये बन सकता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए को रीड करके हम जाएंगे, ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है। अब फर्ज करें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हम ए को रीड करके जाते हैं फाइनल स्टेट पे, लेकिन यहाँ पे लूप लगा हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ए को भी रीड करके जा सकते हैं, बी को भी रीड करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे लूप होता है वहाँ पे हम स्टार लगाते हैं। तो सबसे पहले ए है, हम ए लिख देंगे यहाँ पे देखें ए लिख दिया, और फिर ए बी दोनों है, फिर हम ए प्लस बी लिख देंगे, और चूँकि ये लूप लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे स्टार आएगा, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए लास्ट पे भी ये आ रहा है, इसके इससे आगे कोई जा रही है, ट्रांजिशन हो रही है, नहीं हो रही, यहीं पे फाइनल स्टेट है, यहीं पे ख़त्म है, तो बाद में ये कैसे आ सकता है। और होल स्टैरिक नहीं आ सकता। होल स्टैरिक उस वक्त आता जब ये इस तरह सारा रीड करके यहाँ से इधर वाली साइड पर बैक जाता, ठीक है, फिर हम कह सकते थे कि ओ ए का होल स्टेरिक आता, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, और इस स्टेट से भी आने का कोई रास्ता नहीं है, इस वाली स्टेट पे फाइनल स्टेट से इस स्टेट पे आने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा फिर ये नहीं हो सकता होल स्टेरिक, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 ही है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे है। सबसे पहले दोबारा फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले हम ये देखें ए लिखा हुआ है, ए को रीड करके जाएंगे, ठीक है, फाइनल स्टेट पे। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। देखिए ज़रा, ए को रीड करके जाएंगे तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, फिर ए प्लस बी का लूप लगा हुआ है तो हमने लगा दिया जी ए प्लस बी और उसका होल का स्टेरिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQs है, नेक्स्ट है, वन लैंग्वेज कैन हैव मोर देन 1 TG। जी बिल्कुल, ये ठीक है, एक लैंग्वेज का एक से ज़्यादा ट्रांजिशन ग्राफ बन सकता है, एक लैंग्वेज का एक से ज़्यादा ट्रांजिशन ग्राफ यानी कि TG हो सकता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं जी मोर देन 1, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, हमें यहाँ पे एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया है और कहा है इवन इवन, ये यानी कि देखें, और तलब बात ये है, यहाँ से अगर हम लूप लगाएं ए का या बी का, तो ये भी ए बी इवन है, बी इवन है, यहाँ पे ए बी और बी ये भी इवन है, और यहाँ पे देखें ए और बी ये भी इवन है, लिहाजा ये इवन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो इवन है ये हमारा करेक्ट है।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लीन थ्योरम और इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय FA देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ TG। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, 1 मिनट। अगर एक लैंग्वेज का जो पार्ट 1 है क्लीन स्टार थ्योरम का, वो ये कहता है कि हमारे पास अगर एक लैंग्वेज जो है वो उसका FA बन सकता है, अगर एक लैंग्वेज का FA बन सकता है तो उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बन सकता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। उसका CFG नहीं बन सकता, ठीक है, CFG नहीं बन सकता, GTG भी नहीं बन सकता। ये CFG जो है ये तो CFG जो है ये तो बनता है नॉन रेगुलर लैंग्वेज का, रेगुलर लैंग्वेज का ये नहीं बनता, ठीक है। और अगर FA बन रहा है तो फिर वो जाहिर सी बात है जिसका FA बन रहा है वो रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। और FA का फिर TG बन सकता है और TG का फिर GTG बनता है, और जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है उसका CFG बनता है, उसकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पे TG हमारा करेक्ट है कि TG उसका बन सकता है। इवन पैलेंड्रोम इज़ अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। इवन पैलेंड्रोम जो है वो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि चलें ऐसे ही बता देता हूँ, जब इससे नेक्स्ट जो है वो MCQ आएगा तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। हमारे पास देखें नॉन रेगुलर लैंग्वेज, नॉन रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन ना बन सके, ठीक है। जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है उसे हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, और जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता उसे हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक इवन पैलेंड्रोम लैंग्वेज की बात हो रही थी। इवन पैलेंड्रोम वो है कि जिसमें A B 2 हो और B भी 2 हो। अगर A 4 है तो B भी 4 हो, ठीक है। यानी कि उसमें इवन होने चाहिए, जो इसके होते हैं वर्ड्स होते हैं वो इवन होने चाहिए। यहाँ पे देखें A और A ये भी इवन है, B और B ये भी इवन है। तो क्या A B B A का रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, इसलिए फिर ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ L इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन LC इज़ आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 66 पेज की एक स्टेटमेंट लाइन है जो कि उन्होंने उठा के यहाँ पे MCQs दे दिया है। तो आपने ये याद कर लेनी है कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो L है तो उसका कम्प्लीमेंट भी जो है वो रेगुलर होगा। अगर वो L लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है तो उसका कम्प्लीमेंट भी जो है वो रेगुलर ही होगा, ठीक है। पंपिंग लेमा इज़ जनरली यूज टू प्रूव डैट अ गिवन लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। पंपिंग लेमा को हम यूज़ इसलिए करते हैं जो कि प्रूव करे कि ये जो लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है, ठीक है। पंपिंग लेमा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये सारे मैंने आपके नोट्स बना के रखे हुए हैं, ये इंशाल्लाह हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो जो है मैं इस पर बनाऊँगा इसकी फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन पे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हम ढूंढ लेते हैं पंपिंग लेमा किधर है। पंपिंग लेमा आई थिंक पंपिंग लेमा किसी दूसरी फाइल में है। चलें नेक्स्ट अगर आया तो मैं आपको जो है ना इसका एक्सप्लेन करता हूँ। फ़िलहाल मैं ये बता दूं कि पंपिंग लेमा जो है वो इसीलिए यूज़ होता है ये प्रूव करने के लिए जो गिवन लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है, ठीक है। गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, हमने उसको जो है वो कंसीडर ये करना होता है, ख़ुद से सपोज कर लेना होता है। उसका पहला पॉइंट ये कि हमने खुद से सपोज करना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। हालांकि पंपिंग लेमा का काम यह है कि वो ये प्रूव करेगा लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है। लेकिन हमने जब पंपिंग लेमा की जो मेथड स्टार्ट करना है तो तब हमने खुद से सपोज करना है, चाहे वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर हो या ना हो, हमने सपोज कर लेना है कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, ठीक है। और पंपिंग लेमा फिर प्रूव करेगा कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है
इफ़ द एफ ए हैज़ एन स्टेट, अगर एफ ए की एन स्टेट है, देन टेस्ट वर्ड्स एन माइनस वन लेस देन एन, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे देखें, इफ़ नो वर्ड्स इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस एफ ए, तो उस एफ ए से कोई भी वर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, देन इट विल बी वर्ड्स एक्सेप्ट नो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक एफ ए की एन स्टेट है एंड वी टेस्ट ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ एन माइनस वन, हम एन माइनस लेस देन एन जो है ना वो उसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं वर्ड्स, एंड इफ़ नो वर्ड्स इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस एफ ए देन द करेक्ट ऑप्शन इज़ एक्सेप्ट नो, ठीक है। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट नो है। दिस मीन्स डैट द फाइनाइट ऑटोमेटा विल नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड्स। इसका मतलब ये है, यहाँ से आपका याद करने का जो है वो समझने का काम है। दिस मीन्स डैट द फाइनाइट ऑटोमेटा विल नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड्स। इसका मतलब है कि वो कोई भी जो फाइनाइट ऑटोमेटा एफ ए जो है वो कोई भी वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा रिगार्डलेस ऑफ देयर लेंथ और कंटेंट। अपने लेंथ और कंटेंट के रिगार्डलेस वो जो है वो कोई भी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्ट नो वर्ड्स। बाकी मज़ीद आप खुद पढ़ लें इसे। इन सी एफ जी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड टर्मिनल्स। टर्मिनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, प्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में देख लें ज़रा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टर्मिनल के बारे में। देखिए टर्मिनल क्या होते हैं, दी सिंबल डैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इज कॉल्ड टर्मिनल। ऐसे सिंबल जो रिप्लेस नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है। जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं तो ए और ए बी की जगह पे हम कोई चीज़ रिप्लेस करते हैं, नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह नॉन टर्मिनल कौन से होते हैं, दी सिंबल डैट मस्ट बी रिप्लेस, जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, जैसा कि एक्स वाई, एक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो हम कह देते हैं कि ए के इक्वल है, या इसकी जगह पे बी भी आ सकता है, ठीक है, या इसकी जगह पे नल भी हम लिख सकते हैं। तो ये हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जब करेंगे तो आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि जो टर्मिनल्स होते हैं वो कैन नॉट बी रिप्लेस, वो रिप्लेस नहीं हो सकते। जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन क्या है, दी ग्रामेटिकल रूल्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्शन। ग्रामेटिकल रूल जो है वो प्रोडक्शन कहलाते हैं। और नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल्स वन नन टर्मिनल, ठीक है। नन टर्मिनल, वन नन टर्मिनल, ऐसी प्रोडक्शन जो कि क्या हो, नन टर्मिनल की शक्ल में हो, और वन नन टर्मिनल जो है वो कहलाएगा यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नन टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ टू नन टर्मिनल इज कॉल्ड लाइव प्रोडक्शन, ठीक है। अगर वन की बात करें तो यूनिट प्रोडक्शन, अगर टू की बात करें तो लाइव प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नन टर्मिनल नल इज सेट टू बी नल प्रोडक्शन। अब आपको यूनिट प्रोडक्शन का पता चल गया, जिसके अंदर एक नन टर्मिनल होगा, एक नन टर्मिनल होगा, और लाइव प्रोडक्शन के अंदर टू नल टर्मिनल्स होंगे और नल प्रोडक्शन के अंदर नल होगा, तो फिर हम कहेंगे ये नल प्रोडक्शन है। अ नल प्रोडक्शन इज नल एबल प्रोडक्शन इफ इट इज़ द फॉर्म एन इम्प्लाइज टू नल। डेड प्रोडक्शन क्या होती है, ये डेड प्रोडक्शन भी हमारे पास है। डेड प्रोडक्शन क्या होती है, अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नन टर्मिनल्स एम्प्लाइज टू टर्मिनल इज कॉल्ड अ डेड प्रोडक्शन। जो नल टर्मिनल से एम्प्लॉयज़ हो टर्मिनल टर्मिनल की तरफ, तो हम कहेंगे कि डेड प्रोडक्शन है, ठीक है। इफ कैन बी noted that the grammatical rules which involve the means of words are called semantic। semantic को भी देख लें, फॉर्मल लैंग्वेज इज उसको हम semantic कहते हैं, ठीक है। इज़ आल्सो नाउन एज सिंथेटिक एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ आल्सो नाउन एज semantic, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पे सिमेंटिक लैंग्वेज जो है वो क्या है, इट कैन बी नोटेड दैट द ग्रामेटिकल रूल्स विच इन्वॉल्व्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सिमेंटिक लैंग्वेज वाइल दूस डोंट इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड सिंथेटिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके, तो ये भी आपने देख लेने हैं। टर्मिनल्स के बारे में, नॉन टर्मिनल्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। और प्रोडक्शन जो है वो यूनिट प्रोडक्शन होती है, लाइव प्रोडक्शन भी होती है, नल प्रोडक्शन भी होती है, डेड प्रोडक्शन भी होती है। और उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक लैंग्वेज और जो है वो सिंथेटिक। वैसे तो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये तो आपके मिड टर्म के अंदर है, इंक्लूड है, और ये जो है वो फाइनल टर्म के अंदर है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल प्रोडक्शंस। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उन्होंने बात की थी CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, दी सिंबल डेट कैन नॉट बी रिप्लेस। ऐसा सिंबल जो रिप्लेस ना हो वो कौन सा होता है, वो टर्मिनल होता है, और जो रिप्लेस हो जाए वो नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर वाली ही है। ठीक है, 1 ट्रिपल टाइम ज़ीरो आ गया, यानी कि ये ओड है। ठीक है, ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब देखिए उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है, तो ओड नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है। पैलेंड्रोम नहीं है, पैलेंड्रोम इसलिए नहीं है क्योंकि पैलेंड्रोम और प्राइम नंबर, ठीक है, पैलेंड्रोम और प्राइम लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है। सिर्फ ये दो, पैलेंड्रोम और प्राइम, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। बाकी ये देखें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं, स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, और पैलेंड्रोम में 00 और 11 और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता, लिहाजा फिर ये रेगुलर लैंग्वेज भी नहीं है। उसके बाद ज़ीरोज़ हुज लेंथ इज़ प्राइम, प्राइम वाली भी जो है वो नॉन रेगुलर है। रेगुलर सिर्फ इसमें यही होगी, स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो हम उसे रेगुलर लैंग्वेज कह सकते हैं, बाकी पैलेंड्रोम और प्राइम नहीं है। अब यहाँ पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। एक्स होल स्टेरिक, ठीक है, एक्स इंटू एक्स होल स्टेरिक, और उसके बाद एक्स स्टेरिक और एक्स, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, इक्वल है। इस पहले वाले से आप जनरेट कर लें तब भी यही स्ट्रिंग जनरेट होगा, दूसरे वाले से जनरेट कर लें तब भी यही स्ट्रिंग जनरेट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन अल्फ़ाबेट ऑफ सिग्मा इज़ वैलिड इफ़। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा सिग्मा क्या है और स्ट्रिंग वगैरह क्या है, इसके बारे में अगर आपने मिड टर्म में अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं आपको लेके चलता हूँ और पहले यही बताता हूँ कि सिग्मा वर्ड और इसमें क्या फ़र्क है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, सबसे पहले आप ग्रामर के बारे में भी देख लें। ग्रामर जो है कम्बिनेशन ऑफ रूल्स इज़ कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रूल्स इज़ कॉल्ड ग्रामर। ओके, आगे हम देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास, अल्फ़ाबेट डिनोट बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और अब देखें ये सारा हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, जबकि ये ए और ये बी ये हमारे पास दो लेटर्स हैं। ये मैंने यहाँ पे नीचे वजाहत भी लिख दी थी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, वर्ड आर स्ट्रिंग्स, वर्ड जो है वो स्ट्रिंग होते हैं बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। इफ़ सिग्मा एक्स देन आ लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइन एज। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है एक्स, तो एक्स जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर एक लेटर है एक्स, तो उससे अगर ये लैंग्वेज जनरेट हो रही है तो हम ये कहेंगे कि ये वर्ड है। ठीक है, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे देखें स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को देख लेते हैं, फिर हम इन सब को देखेंगे एक साथ, अल्फ़ाबेट को, वर्ड को, स्ट्रिंग को, ठीक है, इन और लेटर्स को, इन सब को भी एक साथ देखते हैं। पहले हम स्ट्रिंग को देख लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। देखिए ज़रा, concatenation of finite symbol from the alphabet is called string।
आपको कॉन्कैटिनेशन का नहीं समझ आया तो फिर मतलब आपको स्ट्रिंग के बारे में अभी तक भी नहीं पता। तो देखिए कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब आपस में कनेक्ट होना। जैसे बहुत ज़्यादा लेटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। ए अगर अलग लिखा हो तो वो एक स्ट्रिंग नहीं होगा, लेकिन जब ए यानी कि फ़र्ज़ करें, सादा सी एग्जांपल है, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, ए भी लिखा हुआ है ना। अब हमने इनको एक एक साथ करके कन्कैटिनेट करके यानी कि इकट्ठा करके कनेक्ट करके लिख दिया है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कन्कैटिनेशन है और ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिस पे अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगी। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, इस पे अभी कोई कंडीशन नहीं लगी। और ये भी कन्फ्यूजन होती है हमें स्टार्टिंग में कि ये स्ट्रिंग ऐसे कैसे बन गई, ठीक है, और ये ऐसे कैसे बन गई। तो इसका मतलब ये होता है कि इस जो ये मैंने ऊपर लिखी है इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी। हम किसी तरह की भी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, इससे किसी तरह की भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। वजह यह है कि इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी। और नीचे वाला ये वाला जो बॉक्स है इसमें देखें, इस पर कंडीशन लगी हुई है, जनरेट आ लैंग्वेज आ स्ट्रिंग डैट एंडिंग इन ए बी, यानी कि वो ए बी पे एंड हो, तो ये कंडीशन लगी हुई है। हम ऐसी ही लैंग्वेज बनाएंगे जो कि ए बी पे एंड होगी। देखिए ये भी ए बी पे एंड हो रही है, ये भी ए बी पे एंड हो रही है और ये भी ए बी पे एंड हो रही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास कंडीशन नहीं लगी होती तो हम कोई भी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जब हमारे पास जो है वो कंडीशन लगी होती है तो फिर हमने उस कंडीशन के मुताबिक इस स्ट्रिंग को जनरेट करना होता है। अब थोड़ा सा इधर आए ज़रा, मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा और वाज़ह कर दूं, आप इससे आपको और मज़ीद अच्छे से समझ आएगा। देखें वर्ड क्या होता है, ये सारा एक वर्ड है, ये सारे का सारा जो है वो एक वर्ड है, लेकिन ये अलग-अलग जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके दरमियान कोमा लगा हुआ है अलग-अलग, ये स्ट्रिंग है, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग, चार, पाँच, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं। और बाकी ये इसको अगर हम टोटल सारा कहें तो ये सारा जो है वो हमारे पास वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड और स्ट्रिंग के बारे में आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट। ये सारा मैंने पहले भी बताया था कि ये सारा जो है वो अल्फ़ाबेट होता है, और ये जो इसके अंदर दो लिखे हुए हैं ए और बी, ये दो इसके अंदर लेटर्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अब जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखें ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। सिग्मा जो है वो किसको डिनोट करता है, अल्फ़ाबेट को। इज़ वैलिड, वैलिड तब होगा जब लेटर सिग्मा अपेयर एट स्टार्ट ऑफ एनी अदर लेटर, किसी दूसरे के स्टार्ट पे वो ना आए, नो लेटर, ठीक है। देखें अभी भी आपको समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है। अब हमने बताना है कि ये क्या वैलिड है या नहीं है। हालांकि मैंने बता भी दिया है, ये पहली जो स्ट्रिंग है ये वैलिड है, दूसरी स्ट्रिंग इनवैलिड है। कैसे, यहाँ पे देखें पहला लेटर उन्होंने कहा ना, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ एनी अदर लेटर, तो बात पहले लेटर की होगी। अगर पहले बी आ गया है तो किसी के भी स्टार्ट पे बी नहीं आना चाहिए, कैपिटल बी। इसके स्टार्ट पे आ रहा है, नहीं आ रहा, इसके स्टार्ट पे नहीं आ रहा, इसके स्टार्ट पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज वैलिड है। और अब इसे देखते हैं, सेकंड स्ट्रिंग को देखते हैं। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल बी आ गया है। अब किसी भी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है वो कैपिटल बी ना आए, ये देखो इसका कैपिटल बी आ गया, यहीं पे मसला आ गया है, ठीक है। यहीं पे प्रॉब्लम आ गई है कि इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल आ गया, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ये स्ट्रिंग इनवैलिड है, ठीक है। पहला लेटर अगर कैपिटल बी है तो फिर किसी के भी पहले लेटर पे कैपिटल बी नहीं आना चाहिए। डी यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ये सही है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ये सही है, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो इस वजह से पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो सारी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन मोर मशीन। तो मोर मशीन जब हम रीड करेंगे तब मैं जो है वो आपको इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, और काफ़ी अच्छी डिटेल से जो है वो इसके बारे में हम देखेंगे, मेले मशीन के बारे में भी और मोर मशीन के बारे में भी। इसे आपने देख लेना है। इन इफ़ आ CFG हैज़ ओनली production of from non-terminal string to two terminals and non-terminals to one terminals। तो इसके बारे में देखें, यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया है, ये सारा होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में।
ठीक है, किस में होता है, चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म में होता है। नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग जो है वो दो नॉन टर्मिनल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, जबकि ये अपनी जगह चेंज नहीं करते। टर्मिनल्स, टर्मिनल ए है, यहाँ पे देखें एक आर है मेरे पास, मैंने एक नॉन टर्मिनल को दो नॉन टर्मिनल के अंदर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये अगर मैं लफ्ज़ नॉन बोलूँ तो आपने नन ही समझना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बात हम ये कर रहे थे कि नॉन टर्मिनल एक को हम दो नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक्स और बी ये भी दो नॉन टर्मिनल ही हैं, ठीक है। उसके बाद एक नॉन टर्मिनल को हम जो है वो एक टर्मिनल के जो है वो इक्वल भी कर सकते हैं, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि आर की जगह अब एक्स और बी भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक्स जो है वो ए के इक्वल है तो हम एक्स की जगह ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा होता है चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये देखें जी, चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म, ये हमारे पास है चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर एक हम रूल को याद करते हैं, SEO और SET। SEO का मतलब है स्मॉल इक्वल टू 1 और CET का मतलब है कैपिटल इक्वल टू 2, ठीक है। ये भी एक मेन पॉइंट है इसके अंदर। जब हम कन्वर्ट करेंगे ना चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म को, देखेंगे मज़ीद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, तो ये रूल उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ इसके रूल्स हैं, ये भी देख लें। यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि अगर कोई कैपिटल आ रहा है, कैपिटल जो आता है वो होता है हमारे पास नॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। देख लेते हैं नॉन टर्मिनल होता है या टर्मिनल होता है। देखें जी, यहाँ पे वो नॉन टर्मिनल ही होता है, ठीक है। कैपिटल हमारे पास नॉन टर्मिनल होता है, जबकि स्मॉल हमारे पास टर्मिनल होता है। तो अगर कोई कैपिटल अकेला आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे स्मॉल कर सकते हैं और एक नया रूल ऐड कर देंगे। तो ये रूल मैं उसी वक्त आपको स्टडी करवाऊंगा जब हम जो है वो इसके जो है वो सब्जेक्टिव को देखेंगे। और अगर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है वो कोई इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आता है जो कि इन पॉइंट्स के अंदर से होगा, फिर मैं वो इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बाकी नहीं तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक पॉइंट पे सबको देखते जाएं। यहाँ पे देखें, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एन FA यूजिंग डिफरेंट स्टेट। हम एक FA को मुख्तलिफ स्टेट से जो है वो देखते हैं। एक्सेप्ट स्टेट भी होती है, इसमें रिजेक्ट भी होती है और रीड स्टेट भी होती है। दी एक्सेप्ट स्टेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो स्ट्रिंग है, ठीक है, फाइनल स्टेट आ गई है। मतलब ये है कि अगर फाइनल स्टेट आ जाती है तो उसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। बस इसका यही मतलब है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दी एक्सेप्ट स्टेट बिहेव्स एन फाइनल स्टेट ऑफ एन FA। तो एक्सेप्ट स्टेट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQs है, वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड बिफोर इट इज़ रन इज़ कॉल्ड इनपुट टेप। ये ट्यूरिंग मशीन को हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज़ प्लेस्ड बिफोर इट इज़ रन इज़ कॉल्ड इनपुट टेप। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, NFSM। FSM का मतलब पहले देख लें क्या होता है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट मशीन। उसके बाद TM का मतलब क्या था, ट्यूरिंग मशीन। अब वन ऑफ फाइनाइट टेप लेंथ विदाउट रिवाइंडिंग कैपेबिलिटी एंड यूनिडायरेक्शनल टेप मूवमेंट। पहली बात यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि क्या एक FSM फाइनाइट स्टेट मशीन कैन बी कंसीडर एज ट्यूरिंग मशीन, क्या हम उसको ट्यूरिंग मशीन समझ सकते हैं, किसी हद तक समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ये इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हम फाइनाइट स्टेट मशीन को कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। स्पेसिफाइड वर्जन ऑफ आ ट्यूरिंग मशीन, तो हम उसका स्पेसिफाइड वर्जन समझ सकते हैं ट्यूरिंग मशीन का। इट इज़ नॉट इंटायरली द सेम एज ट्यूरिंग मशीन, ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो है।
सिर्फ हम जो है वो उसको स्पेसिफाइड वर्जन समझ सकते हैं ट्यूरिंग मशीन का FSM को। Process of finding the derivation of the word generate by particular grammar is called parsing. देखिए ऐसा प्रोसेस जो कि फाइंड करे डेरिवेशन को, ठीक है, फाइंड ग्रामर से बने हुए वर्ड्स की डेरिवेशन को फाइंड करे, उसे हम पार्सिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम पार्सिंग कहते हैं। उसके बाद देखें दी फर्स्ट रूल ऑफ कन्वर्टिंग दी CFG इन CNF इस CY की एल्गोरिदम। तो इसे आप 135 पेज पे जाके देख लें, इसे एक्सप्लेन क्या करना है हमने। ये भी ट्यूरिंग मशीन से है, तो ट्यूरिंग मशीन का मैंने उस पर एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा ट्यूरिंग मशीन पे, तो उसके अंदर ही इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे A की पावर n और B की पावर n और A की पावर n दी नॉन CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इसे हम देखेंगे ट्यूरिंग मशीन के टॉपिक में ही, ठीक है। इसे मैं स्किप कर रहा हूँ और हम इसे देखेंगे ट्यूरिंग मशीन के टॉपिक में बड़े अच्छे से। टाइम ज़्यादा जो है ना वो स्पेंड होगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी। यहाँ पे देखें हमारे पास एक जो है वो लैंग्वेज है, हैज़ नंबर ऑफ़ लेटर्स। अब हमने इस बताना है कि इस अल्फ़ाबेट के अंदर, ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, इसके अंदर बताना है कि लेटर कितने हैं। तो देखें एक तो A है, ये एक हो गया, ये 2 और ये 3। जब डबल लेटर हो ना तो एक कोमे आप गिन लें, ठीक है, यानी कि एक लेटर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, तो 1 2 3 हम कहेंगे यहाँ पे 3 लेटर हैं। ये जो डबल आप समझ रहे हैं ये एक ही लेटर होता है, ठीक है, BC एक ही लेटर है इस वक्त यहाँ पे, और CC भी यहाँ पे एक ही लेटर है, तो लिहाजा यहाँ पे 3 लेटर हैं। If R1 is a regular expression, then R1 steric is a regular expression। यहाँ पे देखें, यहाँ पे R1 जो है वो हमारे पास एक लैंग्वेज है A, और उसका अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लें तो वो ये बनेगा, ठीक है, हालांकि वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा, और R1 जो है वो उसका अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लें तो वो भी ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दी स्टेरिक ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो R1 है ये भी फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सा MCQs है। नेक्स्ट देखें जी, FA का आ गया है, ये भी एक FA बना हुआ है और ये भी एक FA बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि बताएं कि ये कौन सा FA है और ये कौन सा FA है। तो आपने बताना है ये भी, ये वाला जो है ये FA है और ये वाला भी FA है, ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूँ ज़रा, हम चलते हैं FA वाले टॉपिक पे, ऐसे आपको वहाँ पे नहीं पता चलेगा। हम जब इसके रूल पढ़ लेंगे, हम इसमें डिफरेंट देख लेंगे, फिर हमें जो है वो पता चल जाएगा। अब देखिए हमारे सामने डिफरेंस। FA जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है NFA जिसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं, और एक होता है DFA जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। अब NFA में अल्फ़ाबेट्स की एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट हो सकती हैं, जबकि DFA में अल्फ़ाबेट्स की एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट एक ही होती है। इसमें कैन नॉट बी यूज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, हम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज़ नहीं कर सकते। DFA कैन बी अंडरस्टैंड वन मशीन, DFA जो है वो एक मशीन को अंडरस्टैंड करता है, जबकि NFA जो है वो उसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और NFA में और हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं मल्टी लिटिल मशीन को एट द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर सारी स्टेट स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही हैं तो ही स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, अदरवाइज स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी। जबकि DFA में क्या होता है, DFA में आपके पास फाइनल स्टेट होनी चाहिए, अगर फाइनल स्टेट होगी तो ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है, अगर फाइनल स्टेट होगी तो ही स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। और DFA में बैक ट्रैकिंग अलाउ है, नल
ट्रांजिशन इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद इसके अंदर बैक ट्रैकिंग जो है वो अलाउ नहीं है, जबकि नल ट्रांजिशन जो है वो अलाउ है। तो इसकी जो डायग्राम है वो ये बनेगी और इसकी डायग्राम जो है वो ये बनेगी। देखिए इसमें बैक ट्रैकिंग भी है, यहाँ से बैक भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये DF है और इसके अंदर जो है वो ये F है, इसमें बैक नहीं है। उसके बाद अब हम यहाँ पे बड़ी आसानी से जो है वो फ़र्क कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। FA असल में ये है DFA, ये है DFA है, ठीक है। तो इसे हम FA भी कहते हैं, DFA भी कहते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए FA की दो टाइप्स होती हैं, NFA और DFA, ठीक है, जो कि मैंने आपको जिसमें डिफरेंस दिखा भी दिया है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसमें बैक नहीं आ रहा। आप इसे देखें, इसमें बैक नहीं आ रहा, सिर्फ जो है वो एक रिंग बना हुआ है, चल रहा है, यहाँ से आगे जो है वो जो है वो ट्रांजिशन हो रही है। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास NFA B वाला, और A वाला जाहिर सी बात है फिर FA होगा, ठीक है। वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल CFG। हम CFG देखें, एक मेन चीज़ देखें ज़रा, यहाँ पे उन्होंने बात की है रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है। हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, किसका? FA का लिख सकते हैं, TG का भी लिख सकते हैं, NFA का भी लिख सकते हैं, CFG का नहीं लिख सकते। CFG तो ख़ुद एक ग्रामर है जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है। अब हम देखते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज को। यहाँ पे देखें, हमारे पास लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर लैंग्वेज, एक होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। जो रेगुलर लैंग्वेज होती है ना, उसको अगर हम रिटन फॉर्म में लिखें तो हम उसका क्या बनाते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। और नॉन रेगुलर लैंग्वेज को अगर हम रिटन फॉर्म में देखें तो उसका हम CFG बनाते हैं, उसकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं। उसके बाद अगर हम डायग्राम में जाएं तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम NFA बनाते हैं, ठीक है। FA के फिर हमें पता है आगे DFA भी होता है, इसका NFA मॉडल भी होता है, DFA भी होता है, और उसके बाद TG भी होता है, ठीक है। जबकि CFG का हम PDA बनाते हैं। तो अब आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की होती हैं, रेगुलर लैंग्वेज भी होती हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेज भी होती हैं। रेगुलर लैंग्वेज का हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और उसका मॉडल जो है वो FA बनता है, और नॉन रेगुलर लैंग्वेज का हम जो है वो CFG बनाते हैं, उसकी ग्रामर, और उसका जो मॉडल है वो PDA बनता है। तो CFG तो फिर किसके लिए बनेगा? रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फिर इसका नहीं बन सकता, ठीक है। कैन नॉट राइट, तो इसका हम राइट नहीं कर सकते CFG का। और CFG का मॉडल क्या है? PDA, हमें पता है, अभी हमने पीछे देखा है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQ है? नेक्स्ट है दी पंपिंग लेमा सेकेंड सेज डैट लेंथ, सेकंड पंपिंग लेमा ये कहता है कि लेंथ x प्लस लेंथ y लेस देन n होनी, यानी कि वो स्टेट जो है या पंपिंग लेमा की जो लेंथ है जिसको हम P से डिनोट करते हैं या n से, उसे कम होनी चाहिए, ठीक है। आप इस पेज पे जाके देख सकते हैं, यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास चोम्स्काई नॉर्मल फॉर्म एल्गोरिथम वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये जॉन कॉक ने प्रपोज किया था, उसको पब्लिश बाद में किया टेंडाउ कसामी ने, ठीक है, और डैनियल H यंगर ने, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ये देख लेना है, और अगर पब्लिश के बारे में पूछते हैं तो आपने ये बताना है, और अगर इसके बारे में पूछते हैं, इन्वेंट के बारे में पूछते हैं तो जॉन कॉक है, पब्लिश के बारे में पूछते हैं तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQ है? ये जो हमें दी गई है ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर ही हाल्ट स्टेट होती है और ये जो है वो स्टार्ट स्टेट होती है, और हम जो है वो एक और रीड करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, और राइट मूव हो जाते हैं। तो ये हम ट्यूरिंग मशीन के अंदर सारा करते हैं। तो ये सारी हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट्स,
पैलिंड्रोम लैंग्वेज ना, जाहिर सी बात है पैलिंड्रोम लैंग्वेज है तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और नॉन रेगुलर लैंग्वेज का पीडीए ही बनता है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज का यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि एज इट इज़ नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगी और फिर उसका जो है वो मॉडल पीडीए बनेगा। तो इसका हम यहाँ पे पीडीए करेक्ट है। एक बात आप याद रखें, पैलिंड्रोम और प्राइम जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। जहाँ पे भी आपको पैलिंड्रोम नज़र आ जाती है लिखा हुआ और उसके बाद आपको नज़र आ जाता है जी प्राइम, तो फिर आपने समझ जाना है कि ये जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि आपके पास दो कंडीशन है, दो स्टेटमेंट है। दी ट्यूरिंग मशीन इज़ सिमिलर टू दी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह है, ठीक है, बट विद एन अल्टीमेटेड एन अनरिस्ट्रिक्टेड मेमोरी। लेकिन इसकी जो है वो मेमोरी अनरिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वो मेमोरी जिसकी कोई हद नहीं है, लामहदूद मेमोरी, ठीक है, उसकी कोई हद नहीं है, ऐसी मेमोरी इसके पास है। और उसके बाद ट्यूरिंग मशीन मच मोर एक्यूरेट मॉडल। तो ये एक एक्यूरेट मॉडल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉडल है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है कि एक अगर हमारे पास फर्स्ट फेज़ ऑफ कंपाइलर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, तो उसको हम जो है ना यहाँ पे देखें, दी फर्स्ट फेज़ ऑफ कंपाइलर इज़ कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस एंड इज़ आल्सो नाउन एज लेक्सिकल स्कैनर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अगर हम एक लैंग्वेज का जो है वो स्टैरिक ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, क्लीन स्टार क्लियर के। ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, इसका क्लीन स्टार क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो ये आप खुद स्टडी कर लीजिएगा, इसको पढ़ लें भी। इफ़ वी हैव टू ट्रांजिशन ग्राफ व्हेन देयर यूनियन विल बी एक्सप्रेस बाय टेकिंग अ कॉमन स्टार्ट स्टेट एंड जॉइनिंग देम टू टू नल ट्रांजिशंस। इसको देखें, यहाँ पे देखें, जब हम ना यहाँ पे बात हो रही थी किसकी जी, यहाँ पे बात हो रही थी टू ट्रांजिशन ग्राफ की। तो अगर हमने उसका यूनियन लेना है, यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने उसका यूनियन लिया। दो ग्राफ को मैंने, एक मेरे पास ये ग्राफ था, एक ये टीजी था और एक ये था, इन दोनों का मैंने यूनियन लिया। तो मुझे यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट बनाना पड़ी और यहाँ पे मुझे जो है फिर नल लिखना पड़ा कि अगर यहाँ पे हम रीड करके जाते हैं तो नल को रीड करके जाएंगे, यहाँ पे भी अगर हम आते हैं तो नल को रीड करके जाएंगे। तो हमें यूनियन बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, इनिशियल स्टेट खुद से बनानी पड़ती है और फिर नल जो है वो उसके साथ अटैच करवा देना पड़ता है कि हम नल को रीड करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, तो इसका ये करेक्ट होगा, स्टार्ट स्टेट एंड जॉइनिंग देम बाय दी टू नल ट्रांजिशंस। अब यहाँ पे देखें, आर रिमूव इन order to make a CFG in Chomsky normal form, तो null and unit productions इनको रिमूव करना पड़ता है। If L1 and L2 are expressed by regular language, L1 plus L2 is also a regular language, ठीक है, तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, यानी कि उनका यूनियन ले लेंगे तो भी वो एक रेगुलर लैंग्वेज ही आएगी, ठीक है। तो आज की ये वीडियो हमारी सिर्फ यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर मैं बहुत सारी वीडियो जो है वो बनाऊंगा, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।